इस कैमरे के केवल काले और सफेद फोटो खींचने के युग में आदमी ने तस्वीर में एक रंगीन फोटो पाई। वह कुर्सी पर बैठकर ध्यान से देख रहा था। बेटी हमेशा की तरह सूर्यास्त से पहले घर आई। उसने फोटो बेटी को दी और साथ में देखने लगे। ऊपर की महिला के कपड़े अजीब हैं और पीछे की इमारतें भी कभी नहीं देखी गईं। देमेई को तस्वीर की सामग्री समझ नहीं आई, लेकिन पिता कुछ सोच में डूबे हुए थे। वह घर लौटकर रात का खाना तैयार करने लगे। अगले दिन सुबह देमेई समय पर बिस्तर से जागी। उसने हमेशा की तरह पिता को नमस्ते कहा और पिता के जवाब का इंतजार करते हुए छत के नीचे खड़ी हो गई। लेकिन इस बार पिता ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। मुड़कर देखा तो पाया कि पिता ने कल रात सोया ही नहीं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने एक ऐसा सवाल सोचा जो नहीं पूछना चाहिए था, एक ऐसा जवाब जो नहीं जानना चाहिए था। देमेई फुचिंग के चेहरे के भाव को देखकर चिंतित हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह जवाब देना चाहता था, लेकिन जैसे कुछ अटका हुआ था, वह कुछ भी नहीं कह पाया। देमेई ने रूमाल निकालकर पिता के आंसू पोंछे। उन्होंने अचानक बेटी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहा और कान में कुछ फुसफुसाया। देमेई उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाई। बस जल्दी से घर छोड़कर डॉक्टर की मदद लेने के लिए कस्बे की ओर चली गई। वह अस्पताल पहुंची, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि उसका बचपन का दोस्त आ रहा था। कई वर्षों के बाद वह आखिरकार वापस आ गई, लेकिन उसके पिता को मदद की जरूरत है। इसी समय शहर में एक समूह डाकुओं का आ गया। वे लबादे पहने हुए थे और समूह में शहर के केंद्र में प्रवेश कर गए। देमेई और उसका साथी केवल अस्थायी रूप से छिप सकते थे। पुलिस अधिकारी ने देखा कि डाकू शेरिफ के घोड़े पर सवार है। उसने बंदूक निकालकर निशाना साधा, लेकिन उसे गोली मारकर गिरा दिया। डाकू ने अपनी टोपी उतारी, लंबी बंदूक निकाली। दुकान में दोनों लोग मुस्कुराए। डाकू घोड़े से उतर गए और नेता आगे बढ़कर गोली मार दिया। चाहे पलटवार करने वाले हों या भागने वाले, सभी बंदूक की गली में चले। नेता शराब खाने में आकर शराब पी रहा था और हमें कीमती सामान खोजने के लिए ले जाने को कहा। बाहर के अनुयायी अभी भी जहर देने का काम कर रहे हैं। देमेई अपने बीमार पिता की चिंता में सीधे बाहर भाग गई। बाहर बहुत खतरनाक था। टेडी उसे वापस खींचना चाहता था, लेकिन उसे डाकुओं ने गोली मार दी। डकैतों ने घोड़ों को लूट का सामान लेकर पहले जान लिया। नेता शराब खाने से बाहर निकला और वांटेड पोस्टर को फाड़कर कस्बे के लोगों को बताया कि यह उसके दुश्मन बनने का अंजाम है। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया और एक अन्य डकैत इस समय वहीं स्तब्ध खड़ा था। डकैत जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने अपनी पत्नी के सामने अपनी मर्दानगी दिखाई। उसने अभी अभी 2 खतरनाक डकैतों को निपटाया था। जमीन पर पड़ी तड़पती महिला को देखते हुए उसने फोटोग्राफर को जल्दी से आकर तस्वीर लेने के लिए कहा। देमेई ने टेडी को धीरे धीरे मरते हुए देखा। उसके पास कोई उपाय नहीं था। पुरुष अपनी मर्दानगी और लूट के साथ तस्वीर खिंचवा रहा था। एक लड़की सजी धजी हुई देमेई की ओर बढ़ी। उसने लड़की से मदद की गुहार लगाई। घर में पिता बीमार है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, लेकिन टेडी को भी यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। लड़की झुककर उसे सांत्वना देने लगी। देमेई इसी तरह सो गई। अगले दिन सुबह वह फिर से बिस्तर से जागी। हमेशा की तरह चित्रफलक लेकर घर से बाहर निकली और कुर्सी पर बैठे पिता को नमस्ते कहा, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि पिता बदल चुके हैं। वह छत के नीचे खड़ा था। पिता की दिल को छू लेने वाली प्रतिक्रिया सुन रहा था और दूर से टेडी भी ट्रेन से दूर देश से लौट रहा था। वे हमेशा की तरह शहर में मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट किल टाउन है, लेकिन अब यह अलग है। यहाँ के एनपीसी सच में मर सकते हैं। प्रत्येक एनपीसी अपने मुख्य कहानी के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे केवल बायोनिक लोग हैं और यह भी नहीं जानते कि उनका जीवन पहले से ही सेट किया गया है। अमीर लोग पार्क में खेलने आएंगे, यहाँ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करेंगे या शेरिफ के नेतृत्व में रोमांचक जांच करेंगे। कुल मिलाकर यह एक वास्तविक दुनिया है जो पर्यटकों के अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रही है। देमेई एक दयालु लड़की है। उसका मुख्य कार्य हर दिन बिस्तर से उठना, अपनी चित्रफलक लेकर घर से बाहर निकलना और अपने पिता को सुप्रभात कहना है। फिर वही बाहर जाकर जो कुछ भी सुंदर देखती है उसका चित्रण करना है। शाम के समय वह कस्बे में जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने आती है और जब वह सामान घोड़े की पीठ पर लाद रही होती है, एक डिब्बा जमीन पर गिर जाता है जिसे उसका बचपन का दोस्त उठा लेता है। टेडी कई वर्षों से गांव से दूर था और उसे देखकर वह बहुत खुश होती है। दोनों घोड़े पर सवार होकर बाहर सूर्यास्त देखने जाते हैं। हाथ में हाथ डालकर इस दुनिया की खूबसूरती देखते हैं। लेकिन रात को घर लौटते समय उन्हें एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मिल्क किलर इस दिन उसके पिता की हत्या करता है। दूध का हत्यारा पहले से ही बना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये देमेई की दर्दनाक कहानी है जो हर दिन अपने पिता को जाते हुए देखती है। लेकिन उस दिन एक पैसे वाला खिलाड़ी आया जिसने कहानी को तोड़ दिया। वो इस दुनिया में इतना खो गया था कि पार्क में पूरे 30 साल बिता चुका था। जैसे ही उसने देमेई के साथ छेड़छाड़ शुरू की, टेडी ने तुरंत रोक दिया। इस बार खिलाड़ी ने टेडी को पहले बंदूक निकालने के लिए तैयार किया, लेकिन उसका हमला खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। टेडी को समझ नहीं आया। कई गोलियां चलाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खिलाड़ी ने रिवॉल्वर को अपने ही सिर पर तान दिया और वह झुक गया। यह एक अनुचित खेल था। खिलाड़ी ने देमेई को खींच लिया। टेडी ने उठकर पलटवार किया, लेकिन इसका क्या फायदा? खिलाड़ी ने टेडी को मार डाला और देमेई को एक अंधेरे कमरे में खींच लिया जहां उसने अनुचित कार्य किया। जैसे ही एक स्क्रिप्ट समाप्त होती है, देमेई फिर से बिस्तर से जागती है और पहले की मुख्य कहानी को दोहराती है। लेकिन संस्थापक फोर्ड के संस्करण अपडेट करने के बाद चीजें बदल गईं। जब 2 खिलाड़ी नए संस्करण के रिसेप्शनिस्ट द्वारा पहाड़ों में रोमांच के लिए ले जाए गए, तो ऐसा लगता है कि शेरिफ ने मानव व्यवहार सीख लिया है। वह अपने चेहरे पर मक्खी को मारना चाहता था, लेकिन उसके मुख्य निर्देश उसे स्क्रिप्ट के बाहर के जीवों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देते। वह खिलाड़ी की उलझन भरी नजरों में अटक गया। देमेई की चित्रकारी के दौरान भी खिलाड़ी ने उसे बाधित किया। बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जो वह समझ नहीं पाई। देमेई को बहुत समझ नहीं आया। उसके पिता ने भी फार्म में एक आधुनिक फोटो पाई। वह एक खिलाड़ी की खोई हुई रंगीन फोटो थी। पिता ने स्क्रिप्ट के बाहर का काम किया, जिससे वह भी अटक गए। दूध का हत्यारा भी देमेई के घर नहीं गया, बल्कि शराब खाने में कार्रवाई शुरू की। 2 खिलाड़ी कोने में कांप रहे थे। शुक्र है कि दूध का हत्यारा खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाने तक नहीं गया।